कल्पना कीजिए कि किसी के कान में गंभीर संक्रमण है और लगातार मवाद आ रहा है और आंखों के कॉर्निया में एक दर्दनाक अल्सर हो गया है और साथ ही त्वचा पर भी अचानक से लाल दाने या विस्फोट निकल आए हैं। ये सुनने में भी बहुत दर्दनाक लगता है ना। और आज के इस आधुनिक दौर में इस स्थिति का सामना करने पर स्वाभाविक रूप से एक ही रास्ता नजर आता है, मतलब अलग अलग विशेषज्ञों के चक्कर लगाना। कान के लिए ईएनटी विशेषज्ञ के पास जाना, आंखों के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और त्वचा के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट। बिल्कुल, हर डॉक्टर अपने अपने हिस्से का इलाज करेगा। शाह, लेकिन क्या हो अगर एक ऐतिहासिक चिकित्सा पद्धति ये कहे कि ये तीनों बीमारियां अलग अलग हैं ही नहीं। अरे, स्वागत है आज के इस गहन अध्ययन में। आज हम चिकित्सा के एक ऐसे परिदृश्य में कदम रख रहे हैं जो शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांटकर नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखता है। और ये नजरिया खैर अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हम अक्सर लक्षणों को अलग अलग डिब्बों में बंद कर देते हैं, लेकिन ऐतिहासिक पद्धतियां हमें याद दिलाती हैं कि ये पूरा शरीर दरअसल एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा। और आज हम इस नेटवर्क को एक बहुत ही विशिष्ट और कह सकते हैं कि कम जानी जाने वाली होम्योपैथिक औषधि के नजरिए से समझने वाले हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे ना, तो इस दवा के बारे में बहुत सी चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। तो इस औषधि का नाम है एथियोप्स एंटीमोनियालिस, और आज की चर्चा का जो पूरा मिशन है वो इस जटिल नाम वाली औषधि के पीछे छिपे विज्ञान को डिकोड करना है। हाँ, और ये भी समझना है कि मानव शरीर की कुछ बहुत ही जिद्दी प्रवृत्तियों पर ये कैसे काम करती है। एकदम। तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। मतलब सबसे पहले तो इस दवा का नाम ही किसी पहेली से कम नहीं लग रहा मुझे। ये तो है। वैसे होम्योपैथी और ऐतिहासिक रसायन विज्ञान में दवाओं के नाम अक्सर उनके मूल तत्वों की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। तो ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसके रासायनिक नाम का जिक्र हाइड्राजिरम स्टिबिएटो सल्फ्यूरेटम के रूप में किया गया है। सच कहूं तो ये नाम सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये किसी वाईफाई का सबसे कठिन पासवर्ड हो। हाँ, या शायद किसी पुरानी सभ्यता का कोई जटिल जादुई मंत्र, जिसे बिना लड़खड़ाए बोलना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। तो क्या हम इस पासवर्ड को थोड़ा डिकोड कर सकते हैं? आखिर इसमें ऐसा क्या मिला है जो इसे इतना खास बनाता है? ये वाईफाई वाली तुलना बहुत ही सटीक है। तो अगर हम इस पासवर्ड को डिकोड करें ना, तो इसके मुख्य रूप से 3 हिस्से सामने आते हैं। पहला है हाइड्राजिरम। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पारा, यानी मरकरी। अच्छा, पारा। हाँ, और फिर आता है स्टिबिएटो, जिसका मतलब है एंटीमनी, जो कि एक तरह का धातु तत्व है। और आखिरी है सल्फ्यूरेटम, जिसका सीधा अर्थ है सल्फर, यानी गंधक। ओके, तो मूल रूप से ये औषधि पारा, एंटीमनी और सल्फर का एक बहुत ही विशिष्ट रासायनिक संयोजन है। बिल्कुल, और इतिहास में इन तीनों ही तत्वों को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। जब इन्हें एक साथ मिलाया जाता है तो ये शरीर के अंदरूनी सिस्टम को हिला देने वाली एक बहुत ही गहरी दवा बन जाती है। ये तो सच में भारी भरकम तत्वों का एक कॉकटेल लग रहा है मुझे। एकदम। अब यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। दस्तावेजों से पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस औषधि को ऐतिहासिक रूप से सभी शक्तियों यानी ऑल पोटेंसीज में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चूंकि इतिहास में इसे सभी शक्तियों में इस्तेमाल किया गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि यह एक बहुत ही बहुमुखी या वर्सेटाइल औषधि है जिसे बीमारी के स्तर के हिसाब से ढाला जा सकता है? इसे समझने के लिए हमें होम्योपैथी के संदर्भ में सभी शक्तियों या पोटेंसी का अर्थ समझना होगा। अच्छा, देखिए, जब हम किसी रासायनिक यौगिक को सीधे तौर पर लेते हैं तो उसका असर केवल भौतिक होता है, लेकिन होम्योपैथी में दवा को डाइल्यूट किया जाता है, यानी पतला किया जाता है। हाँ, तरल में मिलाकर उसे इस तरह से झटके दिए जाते हैं कि उसका भौतिक रूप तो कम हो जाता है, लेकिन उसकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। सभी शक्तियों में इसका उपयोग का सीधा मतलब ये है कि ऐतिहासिक चिकित्सक इसे एक बहुत ही लचीले उपकरण के रूप में देखते थे। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ऑडियो सिस्टम का वॉल्यूम नॉब होता है ना? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। मतलब कभी-कभी शरीर के रक्षा प्रणाली को जगाने के लिए एक बहुत तेज आवाज की जरूरत होती है, और कभी-कभी सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट ही काफी होती है ताकि शरीर का सिस्टम खुद ब खुद ठीक होने की दिशा में काम कर सके। एकदम सही एनालॉजी दी है।
जब बीमारी बहुत ही उग्र होती है, जिसे एक्यूट कहते हैं, तो हो सकता है चिकित्सक इसे एक अलग वॉल्यूम या शक्ति पर दें। ओके। लेकिन जब बीमारी शरीर की गहराइयों में जड़ जमा चुकी होती है, पुरानी होती है, तो इसे एक अलग, अधिक सूक्ष्म शक्ति में दिया जाता है ताकि वो सीधे शरीर के सॉफ्टवेयर पर काम कर सके। ये बहुत दिलचस्प है ना? इसका सभी शक्तियों में उपलब्ध होना यह साबित करता है कि ये केवल एक सतही मरहम नहीं है, है। बल्कि एक ऐसा टूल है जिसे बीमारी की गहराई के हिसाब से कैलिब्रेट किया जा सकता है। तो चलिए रसायन विज्ञान के इस वाईफाई पासवर्ड और वॉल्यूम नॉब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए। इन दस्तावेजों में एक ऐसी बात लिखी है जिसने मुझे सच में मतलब 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, वो क्या? इस औषधि का एक ग्रहीय संबंध बताया गया है। ऐतिहासिक रूप से इस दवा को बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी से जोड़ा गया है। रुकिए, ये समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मतलब एक तरफ हम इतने जटिल रसायन की बात कर रहे हैं, सल्फर और एंटीमनी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसका संबंध बुध ग्रह से है। करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद एक ग्रह हमारे शरीर की ग्रंथियों और बीमारियों को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास था? सुनने में ये आज के समय में अजीब या अवैज्ञानिक जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक चिकित्सा के नजरिए से देखें ना, तो ये उनका दुनिया को समझने का एक बहुत ही तार्किक तरीका था। तार्किक कैसे? देखिए, प्राचीन विद्वान मैक्रोकॉज्म यानी ब्रह्मांड और माइक्रोकॉज्म यानी मानव शरीर को एक दूसरे का आईना मानते थे। उनका ये मानना था कि जो पैटर्न सितारों और ग्रहों में हैं, वही पैटर्न हमारे शरीर के अंदर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन बुध ग्रह ही क्यों? मंगल या बृहस्पति क्यों नहीं? इसका जवाब उस धातु में छिपा है जिससे ये दवा बनती है, पारा या क्विकसिल्वर। पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर भी तरल अवस्था में रहती है, लिक्विड रहती है और बहुत तेजी से बहती है। हाँ, ये तो है। और आसमान में बुध ग्रह को भी सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। तो ऐतिहासिक रूप से चिकित्सकों ने इस तरलता और गति को शरीर के उन हिस्सों से जोड़ दिया जो तरल पदार्थों का संचार करते हैं। अरे वाह! तो ये एक तरह का प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक कनेक्शन था। बिल्कुल। मतलब चूंकि पारा बहता है, बुध ग्रह तेज चलता है, इससे शरीर के अंदर बहने वाले तरल पदार्थ, बिल्कुल, शरीर के अंदर जो लसीका प्रणाली है यानी लिम्फेटिक सिस्टम, जो ग्रंथियां हैं और खून का संचार है, ये सब शरीर के तरल हिस्से ही तो हैं। हाँ, सही बात है। तो विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि चूंकि इस दवा का स्वभाव मर्क्यूरी यानी बुध जैसा है, इसलिए ये शरीर के उन अंगों पर सबसे गहरा असर करेगी जो शरीर में तरल पदार्थों को फिल्टर करते हैं या उन्हें बहाते हैं। ये व्याख्या तो वाकई में कमाल की है। मतलब चीजों को देखने का एक पूरी तरह से अलग नजरिया है। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही नया पहलू होगा। बिल्कुल। अब इस तरल प्रणाली के कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए दस्तावेजों में मौजूद एक बहुत ही भारी भरकम मेडिकल शब्द पर आते हैं। होम्योपैथिक उपयोग में यह औषधि विशेष रूप से स्क्रोफुलस प्रकृति वाले मामलों में बहुत उपयोगी मानी गई है। हाँ, स्क्रोफुलस प्रकृति। तो मैं सोच रही थी कि ये स्क्रोफुलस प्रकृति आखिर होती क्या है? मतलब क्या ये शरीर का कोई विशेष आकार है, जैसे कोई लंबा है या छोटा है, या ये बीमारियों के प्रति एक विशेष प्रकार की संवेदनशीलता है? यह बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ा है। प्रकृति या जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, उसका मतलब सिर्फ शरीर का बाहरी ढांचा नहीं होता। अच्छा। इसे आप इंसान के शारीरिक और आनुवंशिक लक्षणों का वो पूरा समूह मानिए जो ये तय करता है कि वो इंसान किस तरह की बीमारियों का शिकार आसानी से हो सकता है। यानी ये शरीर का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो तय करता है कि कौन से वायरस या बग्स उस सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं। एकदम सही एनालॉजी है ये। हर इंसान का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होता है। और जहां तक स्क्रूफुलस प्रकृति की बात है, ऐतिहासिक चिकित्सा में इसका सीधा संबंध शरीर की ग्रंथियों और लसीका प्रणाली की सूजन और उनकी कमजोरियों से रहा है। तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम या जो प्रकृति है वो इतनी कमजोर है, तो जब ये क्रैश होती है, मतलब जब स्क्रूफुलस प्रकृति बिगड़ती है, तो शरीर पर इसका असर कैसा दिखता है? क्या शरीर कोई अलार्म बजाता है? बिल्कुल बजाता है। ऐसे शरीर में ग्रंथियों की सूजने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, विशेषकर गर्दन के आसपास की जो ग्रंथियां होती हैं। अच्छा। इंसान जल्दी संक्रमण पकड़ लेता है और शरीर के अंदर लगातार एक पुरानी, एक धीमी सूजन, जिसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो पनपने लगती है। ऐसे लोगों का शरीर आम सर्दी जुकाम को भी आसानी से नहीं झेल पाता। मतलब साधारण सी बात पर भी रिएक्ट करता है। उनकी ग्रंथियां तुरंत सूज जाती हैं
और शरीर अपनी अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए बहुत संघर्ष करने लगता है। तो इसका मतलब है कि एथियोप्स एंटीमोनियालिस कोई ऐसी दवा नहीं है जो दर्द होने पर तुरंत खा ली जाए, जैसे हम सिर दर्द की गोली खाते हैं। बिल्कुल नहीं। ये तो विशेष रूप से उन मामलों के लिए है जहां इंसान का पूरा सिस्टम ही स्क्रूफुलस है, जहां ग्रंथियां कमजोर हैं और शरीर बार बार एक ही तरह के संक्रमण के जाल में फंस रहा है। हाँ, ये दवा जड़ पर प्रहार करने के लिए चुनी जाती है। देखिए, जब शरीर का बुनियादी ढांचा ही दोषपूर्ण होना, तब सतही इलाज काम नहीं आता। सही बात है। ऐसे में एक ऐसी दवा की जरूरत होती है जो उस पूरी प्रकृति को, उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को संबोधित कर सके। अब यहाँ से ये चर्चा और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हमारे सामने जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स है ना, उनमें एक बहुत ही स्पष्ट तुलना की गई है। हाँ, मैंने भी देखा वो। स्रोत सामग्री कहती है कि एथियोप्स एंटीमोनियालिस कई मामलों में एक अन्य औषधि एथियोप्स मर्क्यूरियालिस से अधिक प्रभावी पाई गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसी तुलनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल। जब एक दवा को दूसरी से बेहतर बताया जाता है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि क्लिनिकल अनुभव में डॉक्टरों ने इसके परिणामों को ज्यादा ठोस पाया है। अगर मैं यहाँ इसे समझाने के लिए एक एनालॉजी दूं, तो ये ऐसा है जैसे एथियोप्स एंटीमोनियालिस एक अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर प्रो वर्जन है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब जो पुराना वर्जन था, यानी एथियोप्स मर्क्यूरियालिस, वो भी काम करता था, वो भी ग्रंथियों पर असर डालता था। लेकिन ये नया प्रो वर्जन जिसमें एंटीमनी भी जुड़ा हुआ है, ये शरीर के कुछ खास और बहुत जिद्दी बग्स को बहुत बेहतर तरीके से फिक्स करता है। बिल्कुल। और वो बग्स या जो लक्षण हैं, वो कोई मामूली सर्दी जुकाम नहीं है, वे बहुत गंभीर स्थितियां हैं। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार इस प्रो वर्जन दवा के प्रमुख क्लिनिकल संकेत है ग्रंथियों की भारी सूजन, त्वचा पर दाने या विस्फोट और कान से लगातार स्राव या मवाद आना, जिसे मेडिकल भाषा में उटोरिया कहा जाता है। हाँ, उटोरिया। और इसके अलावा नेत्र रोग और विशेष रूप से कॉर्नियल अल्सर। अब इन लक्षणों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में आग लगी हुई है। मतलब एक तरफ कान से मवाद बह रहा है, दूसरी तरफ आंख के सबसे नाजुक हिस्से यानी कॉर्निया में घाव हो गया है और त्वचा पर दाने फूट रहे हैं। ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? यहीं पर हमें उस स्क्रोफुलस प्रकृति के कॉन्सेप्ट को वापस लाना होगा। अच्छा। देखिए, आधुनिक नजरिए से देखने पर ये बिल्कुल अलग अलग बीमारियां लगती हैं, लेकिन ऐतिहासिक होम्योपैथिक नजरिए से ये शरीर के अलग अलग हिस्से जरूर हैं, पर ये सभी उसी एक स्क्रोफुलस प्रकृति की अभिव्यक्तियां हैं। तो क्या त्वचा, कान और आंखें एक ही समस्या के अलग अलग निकास द्वार या एग्जॉस्ट पाइप्स हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। त्वचा, कान की आंतरिक परतें और आंखों का कॉर्निया, ये सभी शरीर के वो हिस्से हैं जहां श्लेष्मा झिल्लियां या म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। जब स्क्रोफुलस प्रकृति के कारण शरीर की लसिका प्रणाली अशुद्धियों को साफ करने में विफल हो जाती है, तो शरीर उस कचरे या सूजन को किसी न किसी रास्ते से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। यानी शरीर एक तरह से कह रहा है कि अंदर बहुत ज्यादा दबाव है, इसे जल्दी बाहर निकालो। हाँ, बिल्कुल। त्वचा पर दाने निकलना उसी अंदरूनी उथल-पुथल का बाहरी रूप है। और कान से मवाद आना यानी ओटोरिया, ये बताता है कि कान के अंदरूनी हिस्सों में क्रॉनिक सूजन है और शरीर उस संक्रमण से लड़ते लड़ते मवाद के रूप में उसे बाहर धकेल रहा है। और कॉर्नियल अल्सर, मतलब आंख तो इतनी नाजुक होती है, वहां अल्सर कैसे हो सकता है? कॉर्नियल अल्सर आंख की पुतली के ऊपर की पारदर्शी परत पर होने वाला घाव है। यह तब होता है जब शरीर की इम्यूनिटी इतनी गिर जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि आंखों की सुरक्षा करने वाली झिल्लियां भी संक्रमण का शिकार हो जाती हैं। बाप रे। हाँ, ये कोई आम आंख आना या कंजंक्टिवाइटिस नहीं है। ये एक बहुत गहरी और खतरनाक स्थिति है जो शरीर की चरम कमजोरी को दर्शाती है। ये दृष्टिकोण सच में बहुत गहराई लिए हुए है। मतलब जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि आज के समय में अगर कान से मवाद आ रहा है तो मरीज सीधा कान के डॉक्टर के पास दौड़ेगा। बिल्कुल। आंख में अल्सर है तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएगा। त्वचा पर दाने हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट की लाइन में लगेगा। लेकिन इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार ये सभी अलग अलग बीमारियां हैं ही नहीं, ये एक ही अंतर्निहित समस्या के अलग अलग अलार्म हैं। और यही वो बिंदु है जहां ये एथियोप्स एंटीमोनियालिस अपने पुराने रूप एथियोप्स मर्क्यूरियालिस से कहीं बेहतर साबित होती है। चूंकि इसमें पारा, एंटीमनी और सल्फर का वो विशिष्ट मिश्रण है, ये इन जिद्दी और गंभीर लक्षणों पर ज्यादा मजबूती से प्रहार करती है। अच्छा।
ये केवल कान के मवाद को सुखाने या त्वचा के दानों को दबाने का काम नहीं करती। ये गहराई में जाकर उस स्क्रूफुलस प्रकृति के मूल सिस्टम को ही रीबूट करने की कोशिश करती है। ये समझना कि बीमारी सिर्फ एक बाहरी हमला नहीं है, बल्कि शरीर की अपनी अंदरूनी बनावट और प्रवृत्तियों का परिणाम भी है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। बिल्कुल है। इलाज केवल लक्षणों की मरम्मत करना नहीं है, बल्कि शरीर के उस पूरे आर्किटेक्चर को समझना है जहां से वो समस्या पैदा हो रही है। ऐतिहासिक चिकित्सा का यही सबसे बड़ा सबक है। जब इलाज उस अंतर्निहित प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है ना, तो शरीर भीतर से संतुलित होने लगता है। हाँ। और एंथियोप्स एंटीमोनियालिस इसी संतुलन को वापस लाने का एक ऐतिहासिक टूल है, जो विशेष रूप से उन गंभीर मामलों के लिए रिजर्व रखा जाता था जहां बाकी चीजें काम नहीं करती थीं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम एक साथ पिरोएं तो हमने एक लंबे और डराने वाले नाम हाइड्राजीरम स्टिबिएटोसल्फ्यूरेटम से शुरुआत की थी। हाँ, वो वाईफाई पासवर्ड। बिल्कुल। हमने डिकोड किया कि ये पारा, एंटीमनी और सल्फर का एक शक्तिशाली कॉकटेल है, और हमने ये भी देखा कि ये केवल एक रासायनिक यौगिक नहीं है, बल्कि एक ऐसी बहुमुखी औषधि है जिसे सभी शक्तियों में उपयोग किया जाता है। जैसे किसी सिस्टम के वॉल्यूम को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करना। और हमने ये भी समझा कि कैसे इसका गृहीय संबंध बुद्ध से जोड़ा गया है, जो इसके काम करने की गति, तरलता और लसिका प्रणाली के साथ इसके प्रतीकात्मक रिश्ते को दर्शाता है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज उभर कर सामने आई वो ये है कि ये औषधि स्क्रूफुलस प्रकृति वाले मामलों में एथियोप्स मर्क्यूरियालिस से एक प्रो वर्जन की तरह कहीं ज्यादा कारगर साबित हुई है। बिल्कुल। खासकर तब जब लक्षण बहुत गंभीर और परेशान करने वाले हों, जैसे ग्रंथियों की सूजन, त्वचा पर फूटने वाले दाने, कान से लगातार मवाद आना और आंखों में कॉर्नियल अल्सर जैसे गहरे रोग। ये पूरी जानकारी सुनने वालों के लिए सच में एक नई खिड़की खोलती है। ये दिखाती है कि ऐतिहासिक रूप से बीमारियों को देखने का नजरिया कितना समग्र या होलिस्टिक था। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि भले ही आज हमारे पास आधुनिक एक्सरे मशीनें हैं और स्पष्ट निदान के तरीके हैं, लेकिन शरीर के अंदर चलने वाले इस सूक्ष्म नेटवर्क को समझने का ये पुराना तरीका आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस गहन अध्ययन का अंत हम एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ करते हैं। हमने चिकित्सा विज्ञान की उस स्पष्टता से सफर शुरू किया था जहां सब कुछ बाइनरी होता है, और फिर हम इस गहरे दार्शनिक परिदृश्य में दाखिल हुए जहां ग्रहों का संबंध शरीर की ग्रंथियों से जोड़ा गया, जो कि इस विशिष्ट औषधि को बुध ग्रह से जोड़ा गया है। और हमने देखा कि यह मुख्य रूप से ग्रंथियों, त्वचा के दानों और तरल पदार्थों की समस्याओं को ठीक करती है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन काल में विद्वान बुध ग्रह को विशेष रूप से त्वचा और शरीर की ग्रंथियों का अब्रह्मांडीय नियंत्रक मानते थे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? अगर सोचा जाए कि क्या ऊपर आसमान में मौजूद ग्रहों की चाल, उनके गुण और हमारे शरीर के अंदरूनी तरल पदार्थों के बीच सच में कोई ऐसा अदृश्य तालमेल है जिसे समझने की कोशिश हमारे पूर्वज उस समय कर रहे थे जब उनके पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं था? बिल्कुल। ये एक ऐसा दिलचस्प और रहस्यमयी सवाल है जो प्राचीन खगोल विज्ञान और मानव शरीर रचना विज्ञान के उस गहरे रिश्ते की ओर इशारा करता है जिस पर शायद आज का विज्ञान भी एक नए नजरिए से शोध कर सकता है। खैर, ये सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाली बात तो है। इसी विचार के साथ आज का ये गहन अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। शरीर और विज्ञान की ऐसी ही गहराइयों को समझने के लिए हमारे